नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और विश्व की प्रमुख घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मैंने 85 ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए। तो मैं बारी बारी आपको समझाऊंगा, ज़्यादा समय भी मैं नहीं लगाऊंगा कि एक ही टॉपिक के अंदर हम बहुत सारा समय लगा दें। तो इसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे टेस्ट के अंदर भी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान है, वो भी एक बड़ा टॉपिक है। बाकी जनगणना है, महामारी है, और आपके जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, साइंस और टेक है, या फिर रक्षा प्रौद्योगिकी भी उसी में शामिल है। तो इस प्रकार, या फिर जो हमारी अंतरिक्ष से संबंधित बातें हैं, उनके टेस्ट इतने बड़े नहीं होते। तो मैंने कहा था शुरू में यही था कि 40 से 50 प्रश्नों के टेस्ट मैं लूँगा, लेकिन चूंकि ये बड़े टॉपिक थे तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए, इसमें कोई वो बात नहीं थी। तो इसमें मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे प्रश्न हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने 2022 में नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो नाटो अमेरिका के नेतृत्व में, आप मान सकते हैं, पश्चिमी देशों का खासतौर से एक संगठन है, जो कि एक तरफ सोवियत संघ था और एक तरफ अमेरिका था। तो दो ध्रुवीय जब विश्व चलता था उस समय इस प्रकार का ये संगठन अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया था। तो हाल ही में आपने यदि खबरों में आपने देखा हो तो फिनलैंड और स्वीडन ने इसके लिए आवेदन किया है, और पूरी संभावना है कि इनको नाटो की सदस्यता मिल जाएगी। तो अभी तक नाटो के 30 मेंबर्स थे, और जैसे ही फिनलैंड और स्वीडन को मंजूरी मिलेगी, इसकी सदस्यता बढ़कर 32 हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व के महत्वपूर्ण बिंदुओं की यदि हम बात करें तो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। गोटाबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे तो पहले राष्ट्रपति थे और वो राष्ट्रपति का पद छोड़ चुके हैं और वो देश छोड़कर भाग गए थे। तो एक बार तो रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बाद में गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद में रानिल विक्रमसिंघे तो अभी है राष्ट्रपति। रानिल विक्रमसिंघे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अभी विक्रमसिंघे ये तो हैं अभी वहां के राष्ट्रपति। और इसके अलावा दिनेश गुणावर्धने ये हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के कारण, राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आने के कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार का कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप श्रीलंका कर देंगे उसमें। तो यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। तीसरा है, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया साइट को खरीदने की डील के चलते चर्चा में रहते? तो एलन मस्क हैं, वो किसके मालिक है? टेस्ला कंपनी के मालिक है, और दुनिया में काफ़ी समय से ये नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं। दूसरी पोजीशन पे लगातार बन रहे हैं जेफ बेजोस, चलते आ रहे हैं। और तीसरी पोजीशन पर हाल ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अभी इस समय गौतम अडानी है। हालांकि चेंज होता रहता है, अभी गौतम अडानी है। तो विश्व के सबसे अमीर हैं एलन मस्क, या एलोन मस्क भी इनको कहते हैं। टेस्ला इनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। तो इन्होंने ट्विटर को खरीदा था, 44 अरब डॉलर की जो डील हुई थी ट्विटर की। तो ट्विटर को खरीदने के बाद में इन्होंने कहा था कि जो बोट अकाउंट्स हैं, यानी जो ऐसे अकाउंट हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार के अकाउंट को लेकर इनका विवाद हुआ, और उन्होंने बाद में कहा कि मैं ट्विटर वाली जो डील है वो कैंसिल करने पर विचार कर रहा हूं। तो अभी उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी है। तो इसके लिए एलन मस्क कौन सी सोशल मीडिया साइट के ट्विटर को खरीदने के चलते चर्चा में रहे? अब देखो, एक है फेसबुक, एक है इंस्टाग्राम और एक है व्हाट्सएप। ये तीनों एक ही कंपनी के हैं। कंपनी का नाम रख दिया है मेटा। पहले फेसबुक था कंपनी का नाम, अभी इन्होंने कर दिया मेटा। अब मेटा के ही पार्ट हैं फेसबुक सोशल मीडिया साइट, वो भी मेटा की है फेसबुक। इंस्टाग्राम जो है वो भी मेटा की ही है, और आपका वो जो व्हाट्सएप है वो भी मेटा का ही है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टेक के वर्ल्ड की जो आपको याद रखनी है। किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हटने की घोषणा कर दी है? तो ये रूस ने की है, और काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आया है जब यूक्रेन पर रूस के हमला करने के बाद में। तो उसके कई सारे प्रश्न भी आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 में शामिल नहीं है? देखिए, I2 तो 2 बार तो I हो गया, और U2 2 बार U हो गया। तो I का मतलब एक तो है इंडिया और एक है इजराइल। स्पेलिंग इजराइल की हो सकती है, इधर उधर हो जाए। फिर उसके बाद में एक यू का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरे का मतलब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं।
तो ये I2U2 का मतलब हो गया इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर इसका इटली मतलब नहीं है, तो कौन सा देश I2U2 में शामिल नहीं है? इटली शामिल नहीं है। तो इटली के स्थान पर यहाँ 3 तो ये होगी, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, और जो चौथा देश है वो हमारा है इजराइल। इटली नहीं है आई का मतलब। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ब्रिक्स देखिए पहले 4 देशों का संगठन था, अभी 5 का हो गया। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। अब 2 देशों ने और आवेदन किया है इसमें शामिल होने के लिए, एक है ईरान और दूसरा है अर्जेंटीना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। किस देश की संसद ने जुलाई 2022 में विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है? तो ये न्यूजीलैंड की संसद ने किया है। अब मैं एक ही प्रश्न को बार बार नहीं दोहराऊंगा, आप चाहे तो दोबारा डबल स्पीड करके वीडियो को देख लेना। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ एक शैक्षणिक समझौता किया है जिसमें दोनों देश एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देंगे? तो ये ब्रिटेन के साथ भारत ने समझौता किया है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जुलाई 2022 में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान है, यानी महिला पुरुष में जो अंतर है उसके संबंधित में जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें भारत का स्थान 135वां है। क्योंकि हमारे महिला सशक्तिकरण से संबंधित बातें हैं, टॉपिक भी है, तो उससे महिलाओं की यहाँ पर बात आ रही है, तो 135वां स्थान है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। नासा का टेलीस्कोप जिसने हाल ही में अंतरिक्ष की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें खींची हैं, तो ये हबल टेलीस्कोप पहले था नासा का, उसके स्थान पर अब आ गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ये टेलीस्कोप रिसेंटली भेजा गया था अंतरिक्ष में, जिसने हबल टेलीस्कोप का स्थान लिया, और इसने हाल ही में आपने वो गैलेक्सी वाली तस्वीरें भी देखी होगी, कितनी सुंदर, रंगीन और बहुत ही HD टाइप की इमेजेस वहाँ से भेजी थी। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा? तो देखिए ओवरऑल में IIT मद्रास रहा है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में IIC बेंगलुरु भी रहा है, कॉलेजेस की बात करें तो मिरांडा हाउस रहा है। तो उसकी अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमें जो मेन इसका पॉइंट है वो तो कम से कम याद रखना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का जो डेटा आया है उसमें IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर है। हुरून इंडिया द्वारा जुलाई 2022 में जारी भारत की सबसे धनवान महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो हुरून देखिए, एक हुरून की आती है, एक फोर्ब्स की आती है, एक ब्लूमबर्ग की आती है, 2-3 की ये सूची आती हैं, तो आपको थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हुरून इंडिया की जो सूची जारी की है उसमें पहले स्थान पर रोशनी नाडर है, HCL वाली रोशनी नाडर मल्होत्रा भी लिखा हुआ आता है इनका। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए पहले राज्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा, ये कथन बिल्कुल ठीक है, और राजस्थान 15वें स्थान पर रहा सामान्य श्रेणी के राज्यों में। तो ये दोनों ही कथन ठीक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा C। भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये उड़ीसा की मूल निवासी हैं, बिल्कुल ठीक है, संथाल जनजाति से आती हैं। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको पराजित किया है। ये पूर्व में उड़ीसा की राज्यपाल रह चुकी हैं, नहीं उड़ीसा की मूल निवासी हैं, लेकिन ये झारखंड की राज्यपाल थी। अभी पीछे लगभग 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल रही है, और 2021 तक तो थी ये, और इन्हें 2824 व्यक्तिगत मत मिले थे। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि मत वगैरह कौन याद रखता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए मत का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। यदि आपको मत याद भी नहीं है तो भी इस प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए कि वो झारखंड की राज्यपाल रही थी, तो वो तो गलत हो ही जाएगा, कथन उड़ीसा लिख दिया तो उसके बाद में मतों का कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा, ये सही ही होगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन देख के घबराना नहीं है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तारीख को शपथ ग्रहण की? तो ये 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है, और बहुत बार भारत के राष्ट्रपतियों ने इस तारीख को शपथ ग्रहण की है। कितने व्यक्तियों को जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया, जिसमें एक महिला थी और 3 पुरुष थे, और उसके बारे में मैंने नोट्स में काफ़ी विस्तार से आपको बताया था। जो महिला थी वो PT उषा थी, प्रसिद्ध धावक रही हैं भारत की, और ज़्यादातर उन्होंने साउथ से ही लिए, चारों की चारों, क्योंकि साउथ में जो केंद्र में अभी सरकार है BJP की, उनका थोड़ा सा वीक प्रदर्शन रहता है बनिस्बत भारत के दूसरे इलाकों के, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका आधार बढ़ाया जाए। तो 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के नाम बदलने के अनुरोध को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जून 2022 में स्वीकार कर लिया गया है? तो तुर्की, तो इसने अपना नाम अब तुर्किये किया है, तुर्किये, और इनके
जो राष्ट्रपति हैं वो भी काफ़ी चर्चित रहते हैं, रेचेप तैयप एर्दोआन, इस प्रकार का सा उनका नाम है, अजीब सा। मैं तो खुद उसको ठीक तरीके से प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है उनका नाम भी, रेचेप तैयप एर्दोआन, ये है। निम्नलिखित में से किन दो देशों को हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रमंडल से संबंधित दो तीन, एक तो खेल तो हुए ही हैं, जिनकी अगस्त की पीडीएफ में मैं पूरी डिटेल दूंगा और उसका अलग से टेस्ट भी लूंगा। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित एक बारबाडोस का भी जिक्र आया था कि बारबाडोस ने क्या किया था, इन्होंने अपना जो राष्ट्र प्रमुख था वो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, वो उन्होंने हटा दिया उनको। तो अभी दो नए देश जिनको राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया है वो है गेबोन और टोगो, अफ्रीकी देश है ये। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों की बैठक कहाँ पर हुई? अभी राष्ट्रमंडल देशों की 26वीं बैठक है, वो भी एक अफ्रीकी देश में हुई थी, रवांडा में। उसका शहर है वो तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, रवांडा में हुई थी। 2022 में स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 50 हो गए। 1972 में स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, तो इसको 50 साल हो गए हैं। और उसका जो थीम वाक्य था वही थीम वाक्य इस साल के पर्यावरण दिवस पर लिया गया था, हमने उसके बारे में बात भी की थी। रूस के पत्रकार और 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति जिन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, तो ये दिमित्री मुरातोव थे, जिनको पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार मिला, और उन्होंने अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए इसको बेच दिया है। अगला है, यूरोपियन यूनियन में किस वर्ष से मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सिर्फ टाइप सी, इसमें इंग्लिश में लिख के दिखाता हूँ आपको, टाइप सी ऐसे होता है ये, सिंगल चार्जर के इस्तेमाल की अनुमति होगी? देखिए आप देखते होंगे पहले पतली पिन के चार्जर आते थे, फिर एक दूसरा माइक्रो टाइप का एक चार्जर आता था, आजकल आप देखते हो कि टाइप सी आता है एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादातर में, जिसमें आप दोनों तरफ से किसी भी ओर से उसको लगा सकते हैं। लेकिन खासतौर से ये विवाद है एप्पल को लेकर, क्योंकि एप्पल अपने फ़ोन में जो चार्जर देता है उसको लाइटनिंग चार्जर बोलते हैं, उनकी अलग केबल आती है, बाकी किसी में नहीं लगती, वो लाइटनिंग चार्जर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने ई कचरे को कम करने के लिए कि भाई हर के लिए अलग अलग इस प्रकार से चार्जर होने लग गए तो कितना ई वेस्ट वहाँ पर जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने एक नीति बनाई है कि भाई 2024 से सभी को एक ही प्रकार का चार्जर, सभी कंपनियों को एक ही प्रकार का चार्जर बनाना होगा, नहीं तो वो यूरोपियन यूनियन में अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। तो खासतौर से इसका प्रभाव पड़ेगा एप्पल कंपनी के ऊपर, और क्योंकि वो अपना जो आईपैड वगैरह है उसमें तो टाइप सी चार्जर देते हैं, लेकिन वो एक मोनोपोली से उन्होंने कर रखी थी कि हम अपने फ़ोन में लाइटनिंग केबल वाला चार्जर देंगे, अलग कनेक्टिंग पोर्ट होता है उनका। तो अभी एप्पल आईफोन 14 प्रो वगैरह लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अगले साल जो उनके मोबाइल लॉन्च होंगे खासतौर से 2023 में, तब से वो टाइप सी चार्जर ही अपने फ़ोन में इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2024 की टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है। और इसी प्रकार का एक भारत सरकार का भी वक्तव्य आया है जुलाई अगस्त के अंदर कि भारत सरकार भी सिंगल चार्जर के ऊपर काम कर रही है, कि भी इस दिशा में कंपनियों को आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, निर्देश दिए जाएंगे कि भी एक ही प्रकार का चार्जर सभी इस्तेमाल करें। इसके बाद में है 32वें नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, जून माह में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित हुआ ये। फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, बिल्कुल ठीक है, और हमारा पहला प्रश्न भी इसके संबंध में था। नाटो के महासचिव जेंस स्टाल्टेनबर्ग हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री पहली बार शामिल हुए। देखिए, चीन तो नाटो के आसपास भी नहीं है, और वो क्यों इसमें शामिल होगा? यहाँ पर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, वो पहली बार शामिल हुए हैं। जापान का कोई पीएम नाटो में पहली बार यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया है, फूमियो किशिदा, जो कि शिंजो आबे के स्थान पर बने थे, और शिंजो आबे के मरने से पहले ही बन गए थे। शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ दिया था, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनकी गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। 48वां G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जून माह में जर्मनी में आयोजित हुआ। 48वां देखिए G7, G20, ब्रिक्स, इस प्रकार के आसियान, इस प्रकार के कुछ सम्मेलन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? देखिए, भारत का सारा ज़्यादातर व्यापार चीन के साथ होता है, लंबे समय से चीन रहा है, लेकिन अब की बार अमेरिका के साथ भारत का ज़्यादा व्यापार हुआ है। भारत ने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आयात भी की हैं, निर्यात भी की हैं, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा है वर्ष 2021-22 में।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 105.33 किलोमीटर सड़क बनाकर कतर के रिकॉर्ड को तोड़ा? कतर, जहां पर फुटबॉल विश्व कप भी होने वाला है इस साल अक्टूबर में, अभी कुछ अगले महीने, शायद अक्टूबर नवंबर में ही है। तो कतर में फुटबॉल विश्व कप के कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने 105.33 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उन्होंने कितने किलोमीटर सड़क बनाई थी? तो 75 किलोमीटर की सड़क बनाई थी। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। और कहाँ पर बनाई थी ये महाराष्ट्र में। अब जिलों के नाम भी आप देखें तो अमरावती और अकोला के बीच में बनाई थी, अमरावती और अकोला स्थानों के बीच में बनाई थी। और हाईवे याद रख लो NH 53 पर, NH 53 पर। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार के बहुत ज़्यादा डीप वाले क्वेश्चन तो नहीं आते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत रहती है क्योंकि अलग अलग प्रकार के हमारे टॉपिक हैं। अगला है, महाराष्ट्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जून 2022 में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, महाविकास आघाड़ी कौन सा था कि एक तो थी शिवसेना, इसमें एक थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP शरद पवार वाली, इसके अलावा इसमें थी कांग्रेस, और कोई छोटे मोटे दल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ये दल थे जिनको संयुक्त रूप से महाविकास आघाड़ी गठबंधन कहा गया। तो इनकी सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे CM थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो विधायकों की बगावत हुई, उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता थे, राज्यसभा सांसद भी थे, और जो उनका मुखपत्र है सामना, उसके मुख्य एडिटर भी थे। हाल ही में उन पर ED वगैरह की कार्रवाई चल रही है। तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो उस गुट के थे जो कि उद्धव ठाकरे वाला है। और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ये भी ठीक है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तो ये कथन गलत है। देवेंद्र फडणवीस जो कि पहले CM थे, उद्धव ठाकरे से पहले जब BJP की सरकार थी तो वो CM थे। तो अभी इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसने संगरूर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की? अभी देखिए, लोकसभा में उपचुनाव हुए, आजमगढ़ में भी हुआ था, एक जगह और भी था, और संगरूर में भी था। तो वो उपचुनाव में 2-3 जगह शायद इंपॉर्टेंट थी, मैंने नोट्स में आपको दे दी थी। तो वहाँ पर देखिए ये सीट क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से जो पंजाब के अभी CM है भगवंत मान, ये लगातार 2 बार से संगरूर से ही MP चुने हुए आ रहे थे, और अभी ये क्योंकि CM बन गए हैं तो विधायक, ये सीट उन्होंने छोड़ दी थी और विधायक का चुनाव लड़ा था। तो पंजाब की CM की सीट थी, तो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जिसके CM है भगवंत मान, उनके प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हार गए, और इनको हराने वाले हैं सिमरनजीत सिंह मान, जो कि खालिस्तान के एक समर्थक माने जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा वैसे प्रोएक्टिव नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपने उनके स्टेटमेंट भी सुने होंगे, उस प्रकार के समर्थक हैं। और भिंडरावाले के समय भी वो IPS थे, और जब जो भिंडरावाले के समय जो ऑपरेशन का मैं नाम भूल गया, जो है ना इंदिरा गांधी के समय पर स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया गया था और उसको आतंकवादियों के कब्जे से छुड़वाया गया था, तो भिंडरावाले के समर्थन में इन्होंने वो जो गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ उसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये सिमरनजीत सिंह मान, इन्होंने संगरूर सीट पर विजय प्राप्त की है। देखिए ये एक नाम आता है इनकी पार्टी का, कौन सी पार्टी के हैं, तो ये शिरोमणि अकाली दल। अब ये प्रकाश सिंह बादल वाला शिरोमणि अकाली दल नहीं है, जो प्रकाश सिंह बादल है और उनके बेटे जो CM थे उन वाला नहीं है ये अमृतसर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, इसके मेंबर हैं ये, और इससे इन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने संगरूर सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराया। काफ़ी बड़ा बात बोल दी इसमें। तो मई जून 2022 में राज्यसभा में के कितने सांसद निर्वाचित हुए? तो टोटल 57 थे, इसमें 41 तो हो गए निर्विरोध, और 16 सीटों के लिए हुए चुनाव। जैसे आपने राजस्थान में भी देखा था 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 3 पर तो कांग्रेस के चुने गए, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला, और एक जो BJP वाले हैं घनश्याम तिवारी, वो चुने गए। लेकिन जो निर्दलीय थे सुभाष चंद्रा, वो हार गए थे। इसी प्रकार से हरियाणा में एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी कि हरियाणा में जो निर्दलीय खड़े थे एक, वो वहाँ पर चुनाव जीत गए। कार्तिकेय शर्मा है शायद, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, कार्तिकेय थे। और हारे कौन थे? वो जो
अजय माकन हैं। आपने बहुत बार राजस्थान की राजनीति में भी नाम सुना होगा, हालांकि दिल्ली के राजनेता हैं लेकिन राजस्थान के जो प्रभारी वगैरह बनाए हुए हैं तो बहुत बार राजस्थान आते जाते रहते हैं। तो अजय माकन वहाँ से राज्यसभा सांसद नहीं बन पाए क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय वहाँ पर जीत गए थे। तो ये ऐसे टोटल 16 सीटों पर तो मतलब मत पड़े और 41 निर्विरोध हुए। तो मई जून के अंदर 57 सीटों पर, राज्यसभा की 57 सीटों पर नए जो सांसद हैं वो चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार जिनकी जून 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में हार हुई, तो मैंने आपको बता ही दिया, सुभाष चंद्रा की हार हुई, बाकी बातें भी मैंने आपको बताई दी हैं। फिर इसके बाद में है अग्निवीर योजना। तो इसमें न्यूनतम आयु 17 वर्ष 6 माह है और उससे 21 वर्ष तक का किया गया था। हालांकि कोविड के कारण अभी 2 साल की छूट दी गई है इस बार के लिए। कुल भर्ती में 25% को स्थायी नियुक्ति पर रखा जाएगा, ये बात भी सही है। कुल मासिक सैलरी का 25%, ये भी यही गलत हो गया, 30%। कुल जो उनकी सैलरी होगी, जैसे पहले साल उनकी 30,000 सैलरी है मंथली, तो इसमें से 30% सरकार है वो उनकी सेवा निधि में जमा करेगी, यानी तो 30,000 का 30% हो गया 9,000 रुपये। तो इन हैंड सैलरी उनकी कितनी हो गई, 21,000 रुपये। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट साल तक वो 40,000 हो जाएगी। 30% इनका वेतन में से कटेगा, 30% गवर्नमेंट अपनी ओर से जमा कराएगी और ये इनकी सेवा निधि में होगा। फिर वो लगभग 11 लाख कितना 76,000 रुपये होता है वो इनको रिटायरमेंट पर मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% कोटा मिलेगा, ये भी ठीक है। तो इसका कथन कौन सा सही है, पहला, दूसरा और चौथा? तो ये सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। बालिका सरपंच योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो ये गुजरात से की गई है। स्मृति ईरानी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और गुजरात में भी आप स्पेसिफिकली बात करें तो ये कच्छ से शुरू की गई है। इसमें 11 से 18 साल की जो बालिकाएं हैं वो मत देकर एक ग्राम पंचायत में अपनी बालिका पंचायत का गठन करेंगी और उन्हीं में से एक सांकेतिक रूप से सरपंच वगैरह इस प्रकार का कोई काम होगा। तो ये बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात से हुई है। जून 2022 में किस स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है? तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। 2-3 संस्थानों का उद्घाटन किया था जो मैंने आपको सभी बताए थे। मई 2022 में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। देखिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री की बजाय उनका राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रधानमंत्री का हम सामान्य तौर पर नाम सुनते ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री तो इनके इमैनुअल मैक्रों हैं जो कि लगातार दूसरी टर्म के लिए चुने गए थे। और ये एलिजाबेथ बोर्न है, वो यहाँ की अभी सीएम चुनी गई हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो क्वाड का आयोजन हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में, मई के अंदर हुआ इसका क्वाड। अब इसके सदस्य देशों की तो बात करें, क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये टोक्यो में हुआ और मैंने उन्हीं देशों की राजधानी लिखी हैं जो कि क्वाड के मेंबर हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो ये टोक्यो में आयोजित हुआ। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश है, तो ये दक्षिण कोरिया है। नाटो में शामिल नहीं, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल हुआ है साउथ कोरिया। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी? तो लुम्बिनी की। कहाँ स्थित है ये? नेपाल के अंदर। 5वीं बार नेपाल की यात्रा पर गए वो, और यहाँ पर ये नेपाल में स्थित है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक ने भी, आप इतिहास में पढ़ते हैं तो, जो अपनी महात्मा बुद्ध से या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थलों की शुरुआत की थी वो इसी स्थान से पर जाने से की थी और फिर वो कई स्थानों पर गए। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उन्होंने वाराणसी के अंदर। और भारत ने यूएई के साथ अभी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है, फरवरी में किया था, 1 मई 2022 को ये लागू हो गया। और इसी कड़ी में इन्होंने भारत में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल इंडिया नाम याद रखो, कौशल विकास इंपॉर्टेंट है हमारे इस पर। देखो, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सौर ऊर्जा,
इस प्रकार की बात आते ही, अंतरिक्ष कार्यक्रम इस प्रकार की बात आते ही तो उस पर विशेष फोकस कर लिया करो, क्योंकि ये हमारे टॉपिक सिलेबस के अंदर है। यूपीएससी 2021 के परिणामों में 18वीं रैंक प्राप्त करने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रवि सिहाग राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? तो ये श्री गंगानगर की जो श्री विजयनगर तहसील है उसके निवासी हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि काफ़ी साल बाद में हिंदी मीडियम के किसी स्टूडेंट की इतनी हाई रैंक आई है। और वैसे आप बात करें तो श्रुति शर्मा थी पहले रैंक पर, जो दिल्ली की थी, ये फर्स्ट रैंक पर थी। हिंदी मीडियम में पहली रैंक है वो रवि सिहाग की है और 18वीं रैंक थी इनकी। मई 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छता ये हमारे सिलेबस के अंदर है। तो इसमें 3 आर को प्राथमिकता दिए जाने की बात की गई है। वो 3 आर है, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिमूव नहीं है, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये आप शब्द याद रखें। मई 2022 में भारत में असमानता की स्थिति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में देश की बेरोजगारी दर रही है 4.8%। और भी कई सारी बातें थी इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन कम से कम बेरोजगारी दर और कामगार आबादी रिपोर्ट जो अनुपात था ये 46.88%। ये किसका अनुपात था? कामगार आबादी। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का आप पैटर्न देखें तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में डिवाइड है और हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन ही मुश्किल से बन पाता है, तो संभावना कम रहती है। न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटों की अनुशंसा की गई है? जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। तो वो अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक वहाँ पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो वहाँ पर परिसीमन आयोग गठित किया गया, किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की। उन्होंने कितनी सीटों की अनुशंसा की है? 90 सीटों की अनुशंसा की है, जिसमें से 47 सीटें कश्मीर में होंगी, घाटी में यानी, और 43 सीटें हैं वो कि जम्मू के अंदर होंगी। तो ये इन्होंने अनुशंसा की है। राजद्रोह कानून संबंधी धारा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में रोक लगा दी, 124A है राजद्रोह की धारा, जिसके बिना पर बहुत सारे लोगों को ऐसे जो सरकार की ओपोजिशन में बोलते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह संबंधी इस धारा पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल ही में शोध कार्यों में शोधार्थियों और पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो शोध चक्र नाम के एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। चक्र, ये आप इस प्रकार से नाम याद रखो। अप्रैल 2022 में वाशिंगटन में हुई चौथी भारत अमेरिका 2+2 वार्ता में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए 2+2 एक तो भारत अमेरिका के बीच में चल रही है और एक भारत और रशिया के बीच में भी चलती है। तो 2+2 वार्ता में 2 भारत के और 2 अमेरिका के कौन भाग लेते हैं? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। अब अमेरिका में मंत्री नहीं होते, सचिव होते हैं, तो एक तो उनका रक्षा सचिव हो गया और एक विदेश सचिव नहीं होता, उनका स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं, राज्य सचिव बोलते हैं, तो वो भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका वाले नए भी याद हो तो ये क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ पर तो हो ही जाएगा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, रक्षा मंत्री अमित शाह नहीं है, कौन है? राजनाथ सिंह है। तो ये अमित शाह वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो अमेरिका वाले तो अपने आप ही सही होने, क्योंकि इनमें से किसने भाग नहीं लिया? तो अमित शाह ने भाग नहीं लिया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 2018 में ये वार्ताएं तब शुरू हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और बीच में कोविड के कारण 1-2 बार नहीं हुई, बाकी एक बार इंडिया में होती है, एक बार वाशिंगटन में होती है, दिल्ली में वाशिंगटन में इस बार चलती है। तो ये अभी वाशिंगटन में हुई थी अप्रैल 2022 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में भारत यात्रा के दौरान जेसीबी कंपनी की नई बुलडोजर फैक्ट्री का हलोल गुजरात में उद्घाटन किया? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अभी नहीं है, अभी हट चुके हैं, इसके बारे में भी मैं बता ही देता हूं। बोरिस जॉनसन, क्योंकि जेसीबी कंपनी ब्रिटेन की है, तो बोरिस जॉनसन आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया। तो अभी बोरिस जॉनसन हट गए हैं। भारतीय मूल के इनके सरकार में वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक, और एक पाकिस्तान के मंत्री थे, उन्होंने इनके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई भ्रष्टाचार वगैरह के खिलाफ। ऋषि सुनक ने और एक दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बाकी फिर कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। बाद में बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ पर जो एमपीज होते हैं वो बहुत सारे लोग दावेदारी पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री बनने की। तो एमपीज में से वोट गिरते जाते हैं और जो लास्ट में रहता है वो हटता जाता है, हर बार 1-2 निकलते जाते हैं, कई चरणों में चुनाव होते हैं।
फिर उसके बाद में लास्ट में जो 2 बचते हैं, एक तो लिज ट्रस, इसी प्रकार का सा नाम आता है उनका, लिज ट्रस ये महिला है, ये बची, और एक ऋषि सुनक, 2 बचे लास्ट में। इनमें इनकी जो पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स, जो तकरीबन वहाँ पर 1.5-2 लाख के करीब होंगे, तो वो वोट डालते हैं। तो अभी इन्होंने वोट डालकर, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये इसका परिणाम आ चुका है, और 5 सितंबर को, और लिज ट्रस जीत चुकी हैं और ये प्रधानमंत्री ब्रिटेन की बन चुकी हैं। ऋषि सुनक जो हैं वो इसलिए भी प्रसिद्ध रहते हैं कि ये भारतीय मूल के तो हैं ही, लेकिन जो इन्फोसिस कंपनी है और उसके जो नारायण मूर्ति हैं उनकी बेटी से इनका विवाह हुआ था, इसके लिए भी ये चर्चा में रहे। नारायण मूर्ति के दामाद हैं ये ऋषि सुनक। तो ये 45 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें टोटल 85 क्वेश्चन है और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहला पार्ट अभी और दूसरा पार्ट कल तक डाल देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप ये टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, मंथली नोट्स या टॉपिक वाइज नोट्स देखना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन से देख सकते हैं। नहीं तो आप जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, इससे पहले मैंने महामारी के बारे में भी एक बार बताया था, तो उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप कोई करंट की बुक से भी तैयार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा कोर्स ही सब कुछ है, लेकिन यदि आप 200 रुपये खर्च कर सकते हैं तो हमारे कोर्स से आप ये जो टेस्ट सीरीज है वो भी दे सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड करके उनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।